नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच भड़की आग अब पूरे खाड़ी को अपनी चपेट में ले रही है। हमले का दायरा बढ़कर सऊदी अरब तक पहुंच गया है। इराक भी हमले की जद में आ गया है। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक पर धुआंधार हमले किए। जवाब में ईरान ने जॉर्डन के बेस को धुआं धुआं कर दिया। रात भर जॉर्डन के बेस पर मिसाइल मारे हैं ईरान ने। शास्त्रों में एक बहुत सटीक बात कही गई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहने का मतलब यह कि जब इंसान का विनाश आता है तो उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। अब यह भी बात है कि भाई ट्रंप को कोई बुद्धि देने वाला नहीं, सद्बुद्धि देने वाला नहीं, कोई ने समझाने वाला नहीं कि अगर ये चिंगारी नहीं रुकी तो ये जंग की आग पूरी दुनिया को निगलने की कुव्वत रखती। अब जरा आप तस्वीर देखिए फुल स्क्रीन। ये देखिए फुल स्क्रीन तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इराक की तस्वीर है। अमेरिका और सऊदी ने मिलकर इराक के पीएमएफ सशस्त्र बल पर हमला किया। साफ तौर पर कहें तो मिडिल ईस्ट की जंग में अब खाड़ी का हर एक देश धधकता नजर आ रहा है। ऐसे नाजुक मोड़ पर दुनिया को एक समझदार नेतृत्व की जरूरत होती है जो इस आग को बुझा सके। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले ने इस आग में घी डालने का काम किया है। कूटनीति और बातचीत का रास्ता छोड़कर केवल गुरूर घमंड के दम पर पूरी दुनिया को झुकाने की एक कमाल की खतरनाक जिद है। और धीरे धीरे जंग का दायरा बढ़ता हुआ अलग अलग देशों में फैल रहा है। खाड़ी में जारी तनाव के बीच अरब देशों की भूमिका सामने आई। अमेरिका के साथ सऊदी अरब जंग में कूद चुका है। इराक के अंदर लगातार अटैक कर रहा है। इधर यमन के हूती विद्रोही सऊदी पर हमला कर रहे हैं। सऊदी यमन में हमला कर रहा है। अभी हाल ही में सना एयरपोर्ट पर हमला किया गया था। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक कर रहा है। ईरान पर यूएई का गुप्त सैन्य हमले का दावा है। बैकडोर से ईरान को फुल सपोर्ट करता है रूस और चाइना। जल्द ईरान को 610 करोड़ के मैनपैड्स देने जा रहा है चाइना। और डोनाल्ड ट्रंप पहले ही रशिया और चाइना को इस जंग से दूर रहने की हिदायत दे चुके हैं। साफ है दुनिया की महाशक्तियां दो धड़ों में बटी नजर आ रही हैं। एक तरफ टीम अमेरिका है जिसमें इजराइल है, सऊदी अरब है, नेटो है, यूरोपीय देश है। तो दूसरी तरफ टीम ईरान है जिसमें पर्दे के पीछे से चीन और रूस का मजबूत बैकडोर सपोर्ट है। तो क्या इस जंग की रूपरेखा विनाशकारी हो चुकी है? और आखिरकार अमेरिका चाहता क्या है? यहां से दो चीजें हैं। पहला तो यह कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का मामला हो, ये जिससे दुनिया भर में हथियारों की डिमांड इतनी बढ़ जाए कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक बार फिर से बहुत मजबूत हो जाए। क्योंकि पूरी दुनिया के डिफेंस मार्केट को सबसे ज्यादा अमेरिका हथियार देता है। यानी उसकी भागीदारी हथियारों के बाजार में 60-70% तक है। और जितनी लड़ाइयां उतना अमेरिका का फायदा। और अमेरिका हर लड़ाई अपने सरजमी से हजारों किलोमीटर दूर लड़ता है और उसमें बाकी अलग अलग देशों को भी घसीटने की कोशिश करता है। और आज देखिए मिडिल ईस्ट में सऊदी जंग में आ चुका है। इराक पर हमले शुरू हो गए हैं। ईरान पहले से ही हमले में है। यमन में हमले हो ही रहे हैं। मिडिल ईस्ट का हर एक देश इस हमले की जद में है। इजराइल हमले के रेंज में है। रूस यूक्रेन ऑलरेडी लड़ रहे हैं। तो ये जो हथियारों की डिमांड बनेगी, जाहिर सी बात है ये अमेरिका को मजबूती देगी। तो कहीं पर्दे के पीछे की बहुत बड़ी साजिश ना हो। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजिताब सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। अशरफ अली जैदी थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनके पास भी चलेंगे। पहला सवाल मैं माथुर सर आपसे करना चाहता हूं।
या तो अमेरिकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अमेरिका पूरी दुनिया को जला देना चाहता है, जिससे उसके हथियार बिकते रहे और अमेरिका सुख चैन और ऐशो आराम की जिंदगी बिताता रहे, या तो फिर यह मामला जो है वो वाकई इंसाफ का है, जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां अपना अपना एफर्ट डाल रही हैं। जय हिंद विवेक। जय हिंद देखिए, सर। आपने जो कहा, बिल्कुल मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। अमेरिका का अभी आज नहीं, हमेशा से, सदैव से उनका एक ही एजेंडा रहा है कि कैसे अमेरिका को लाभ हो सकता है। और कोई अमेरिका को चीज दुनिया में नजर नहीं आती। और वो जो बात हम बार बार कर रहे हैं कि ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। अब ये हो गया है कि नो परमानेंट एनीथिंग एज फार एज यूएस इज कंसर्न। विवेक, उनका बिल्कुल क्लियर एजेंडा है कि कैसे यूएस को लाभ मिले और कैसे वो वहां पर अपना अपना आधिपत्य जमाए रखे। ये बात मैंने बार बार कही है आपके चैनल के माध्यम से। फिर मैं कह रहा हूं आपको कि अगर अमेरिका को पश्चिम एशिया छोड़ करके वापस जाना पड़ा, तो वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफी होगा बेबी। और इस वजह से वो नहीं चाहते कि कोई भी तरीका ऐसा निकले जिससे कि ईरान यहां से एक विजेता बनकर के निकल करके सामने आए। और इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार है, उसमें चाहे सऊदी अरब चल के खत्म हो जाए या कोई और पश्चिमी शायद देश खत्म हो जाए, उससे उनको, मुझे लगता नहीं कि कोई खास उनको चीज नजर आ रही है। ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए ये पूरा, देखिए, अगर किसी एक देश को फायदा है इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद रहने से और शायद बाबल मंदिर के ऊपर दबाव आने से, उस देश का नाम है अमेरिका। हमारा अमेरिका से गैस का आयात 8% था, आज 60 के आसपास है। इस तरह, और अब अमेरिका क्या चाह रहा है, देखिए, कि किसी तरह से चीन जो है वो भी अपनी ऊर्जा की जो आपूर्ति है वो वेनेजुएला और अमेरिका के साथ कर सके, जिनको कि दोनों को खुद कंट्रोल करते हैं। उनका अपना इकोनॉमिक और जो सेल्फिशनेस है वो जहां पर भी निहित है विवेक, वो वही काम कर रहे हैं। आज ये जो दो इंपॉर्टेंट, एक चीज और विवेक बोलना चाहता हूं, दो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं आज, और उन दोनों इंपॉर्टेंट मीटिंग्स का यही उनका जो आउटकम होगा आप आने वाले समय में देखेंगे। कुछ उसका ट्रेलर ऑलरेडी नजर आना शुरू हो गया है। आने वाले समय में आप दोनों फ्रंट्स पे भीषणता युद्ध की बढ़ते हुए देखेंगे, ये आप निश्चित रूप से मान के चलिए। जहां तक सवाल इजराइल का है, इजराइल का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। वो चाहता है कि किसी प्रकार से भी ईरान का वहां पर दबदबा ना हो, एंड इजराइल का यूनिक पॉइंट एजेंडा इज टू रिमूव ईरान एज ए थ्रेट। और अगर आपको ईरान एज ए थ्रेट हटाना है, तो जो अमेरिका कर रहा है वो करना आपको वहां पर पड़ेगा, क्योंकि अब एक ही मात्र तरीका, जरिया जो है वो ईरान को दबाने का, वो आर्थिक रूप से उनके ऊपर इतना दबाव डाला जाए कि वो आने वाले काफी समय के लिए पूरी तरह से उबर करके उससे निकल नहीं पाए। और एग्जैक्टली वही किया जा जी। रहा है, चाहे वो ब्लॉकेड हो, चाहे वो उनके इकोनॉमिक एसेट्स के ऊपर स्ट्राइक्स हो। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका अपना अपना उल्लू साध रहा है और बाकी कुछ नहीं देख रहा दुनिया में। जाहिर सी बात है वो अपना प्रॉफिट देख रहा है, और दुनिया भर में हथियारों के लिए, अगर डिफेंस के लिए अगर देखा जाए, मैं सीपरी की रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट में अमेरिका की हिस्सेदारी 40 से 50% है, कुछ कुछ देशों में तो 60-70% तक है। और इसमें इसका जो मेन जो एक्सपोर्ट है, F-35 है, पैट्रियट है, हिमार्स है, अटैक हेलीकॉप्टर है, उन्नत गाइडेड म्यूनिशंस है। तो जितनी लड़ाइयां होंगी उतना ये बाजार फलेगा फूलेगा, और जितना ये बाजार फलेगा फूलेगा अमेरिका को उतना फायदा होगा। ईरान में क्या हो रहा है, ईरान में खामनेई सरकार कैसे चला रहे हैं, मुश्तबा खामनेई क्या कर रहे हैं, IRGC क्या कर रहे हैं, उससे खाक अमेरिका को कोई लेना देना है। उसको तो उसका भाई, आज की तारीख में अमेरिका के ऊपर उसका जो GDP है उसके 125% का डेट है, उनके ऊपर कर्ज है। तो वो कर्ज को देखते हुए मुझे लगता है इस जंग की शुरुआत की गई है, और ये लड़ाई जिस तरह से बढ़ रहा है, और सऊदी जिन हथियारों का इस्तेमाल करता है, कतर जिन हथियारों का इस्तेमाल करता है, इजराइल जिन हथियारों का इस्तेमाल करता है, मैक्सिमम तो यूएस से आते हैं। जितना हथियार खर्च होगा उतना यूएस को फायदा। जैदी साहब क्या कह रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, जंग में जो रात हुआ, वो सऊदी ने इराक के ऊपर जो हमला किया, वहाँ की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ऊपर,
वो एक हमला था ईरान इराक की सॉवरेनिटी के ऊपर, उसको हमला माना गया। जबकि ये इराक का सऊदी से कुछ लेना देना नहीं है इस पूरी जंग में। लेकिन चूंकि सऊदी ने के ऊपर जो हमले हैं वो यमनियों की तरफ से हैं, यमन के ऊपर उनका ब्लॉकेड है पिछले 4 साल से, तो उसके मुकाबले पे बाबुल मुंदब में यमनियों ने भी उनका ब्लॉकेड किया है और हमले उनकी रिफाइनरी पर ऊपर है। अब जब इराक की किसी भी ग्रुप की तरफ से 17-18 ग्रुप्स हैं जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के अंडर में आते हैं, उनकी तरफ से किसी भी हमले की किसी तरीके की जिम्मेदारी नहीं ली गई है और उन्होंने इसको कंडेम किया और बोला कि ये हमला हमारी तरफ से नहीं है और हो भी नहीं सकता विवेक। वो इसलिए कि इराक के जहां के ऊपर ये हमला हुआ है, इराक के अंदर अरबईन का प्रोसेशन चल रहा है जिसके अंदर तकरीबन 2 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक लोग उस अरबईन प्रोसेशन में शामिल हैं और दुनिया भर के लोग गए हुए हैं। जो नजफ से करबला जो होली सिटी है वहां पे चल रहा है और ये जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस हैं, पूरा इंतजाम इन 2 से 2.5 करोड़ लोगों का उन्हीं के हाथ में होता है। तो कोई भी ताकत मुल्क की कि जो अपने लोकल और अंदरूनी मामलात में व्यस्त हो, इस हालत में पड़ोसी देश पर हमला करे, ये किसी भी तरीके से नहीं लगता। ये देखिए, इसके अंदर जो सेंटेकॉम है, जो अमेरिका का जो इशारा है और सऊदी नाचता है अमेरिका के इशारों पर, ये कहीं ना कहीं वो फैसला है जो वाशिंगटन डीसी या फिर अमेरिका और नेतन्याहू के बीच में जो मामला चल रहे हैं उनको लेके उधर से इशारा हुआ और इराक के ऊपर ये हमला इस हालत में कि जब वहां पे 2 करोड़ से ज्यादा लोग उस अरबईन प्रोसेशन का हिस्सा हो, एक वाकई एक बड़ा हादसा है और जिसकी निंदा जो है कि जिसके अंदर तकरीबन 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और ये हमला उसी एरिया में किया गया जो करबला नैनवा प्रोविंस है। जी। नैनवा का जो एरिया है जहां करबला वाक़ है, जहां पे करोड़ों लोग पैदल रवी कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ये उसी एरिया में जो हमले हुए हैं, ये इसकी निंदा हो रही है। इराक की गवर्नमेंट ने इसकी निंदा की है, वहां के वजीर आजम ने इसकी निंदा की है और जो मोबिलाइजेशन फोर्सेस हैं, ये पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, इन्होंने अहद किया है कि हम इस हमले का बदला जरूर लेंगे। मुझे नहीं लगता वो इस हालत में बदला ले पाएंगे जब उनके यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोसेस चल रहा है, लेकिन बदला जरूर लेंगे क्योंकि उनके पास भी ताकत है। यमन ने, जहां तक मुझे लगता है, जितने भी हमले हैं अब तक यमन सऊदी के ऊपर, सऊदी की रिफाइनरीज के ऊपर, वो यमन की तरफ से हुए हैं। अब चूंकि यमन को जवाब देने लायक नहीं है सऊदी अरब और ईरान का जो ईरान के हमले हैं उनका रिटेलिएट तो नहीं कर पाया, उन्होंने इन हमलों की जो जिम्मेदारी है वो हशदुशाबी यानी वही पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज है उनके ऊपर डालकर अपना गुस्सा उसके ऊपर उतारा है, या फिर एक बड़े गेम का हिस्सा हो सकता है जिस तरह आप कह रहे हैं। यानी सऊदी चाहता है कि इस जंग को इराक के अंदर घसीट के ले जाए, लेकिन याद रखिए इराक के अंदर भी एक बड़ी रेसिस्टेंस फोर्सेस मौजूद हैं, हशद शाबी के शक्ल में और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के शक्ल में, जो तकरीबन 20 से ज्यादा यानी 17 या उससे ज्यादा ग्रुप्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिन्होंने 2 लाख अमेरिका से और ज्यादा इसराइल लड़ाके हैं और पीएमएफ की, अगर बात की जाए पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो क्या इराक को घसीटा जा रहा है इस लड़ाई में, जबकि सऊदी भी आ चुका है, इराक भी आ चुका है? मैं आलोक जी का इस पे वो चाहूंगा वर्जन, क्या है उनका वर्जन? जी आलोक जी। नमस्कार विवेक जी। देखिए, ये कहने की बातें हैं कि वो आक्रमण नहीं करता, वो आक्रमण नहीं करता। इराक के ऊपर दोनों तरफ से आक्रमण हुए हैं। ईरान ने भी आक्रमण किया है। इरबिल के पास क्या हुआ था? 26 और 27, 27, 28 दोनों दिन आक्रमण हुआ है, भरपूर आक्रमण हुआ है। सऊदी की तरफ से भी आक्रमण हुआ। वहां पर 2 गुट हैं। एक गुट और अपने दूसरे विरोधी गुट को वो आक्रमण कर रहा है, उसके विरोधी गुट को वो आक्रमण कर रहा है। तो रोज खबरें आ रही हैं, इसमें छिप नहीं सकता ये सब बातें। दूसरी बात, युद्ध का दायरा जो आप बता रहे हैं ना विवेक जी, वो बढ़ता जा रहा है। बहुत ही खतरनाक स्थिति है, मैं आपको बता रहा हूं। और इसके लिए अमेरिका, देखिए अमेरिका जिम्मेवार है। आपका जो आपने जो नैरेटिव सेट किया, बहुत अच्छी बात है। 250 साल के अपने इंडिपेंडेंस के इतिहास में अमेरिका ने मुश्किल से 25 या 30 साल ही ऐसे हुए हैं जहां पर उसने युद्ध नहीं किया है। हमेशा वो किसी न किसी क्षेत्र में दुनिया में युद्ध करता रहा है। हर दशक में अमेरिका के कारण लाखों लोगों की हत्या मारे गए हैं दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में। लेकिन
बात अगर हम इस युद्ध की करें ईरान की, तो एमओयू साइन होने के बाद ईरान की 5 उंगलियां घी में थी, युद्ध बंद हो चुका था, ये अब ईरान को लगभग सब कुछ मिल चुका था, उसको यूरेनियम भी सौंपने की बात नहीं थी। तब आपने क्यों तेल के टैंकर पर आक्रमण किया, वो भी ओमान के तट के पास में? आपने तो इजराइल को मौका पड़ोस के हाथ में दे दिया ना। इजराइल तो यही चाहता था कि अमेरिका युद्ध नहीं रोके, ईरान को तबाह करना है। और कैसे आपने तो इजराइल को मौका दे दिया और वो अमेरिका को जाके कह रहा है, देखिए आप युद्ध बंद कर रहे हैं, आपको तो वो चैन से रहने नहीं देगा, वो तो मार रहा है। वो तो कह रहा है कि ओमान का भी कोई हक नहीं है पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, हमारा हक होगा, हम चलाएंगे इसको। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।